हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा ग्रेड सेकंड हिंदी विषय से रिवीजन कक्षाओं को कर रहे हैं और इस दौरान हमने जो पहली कक्षा है वह शब्द शक्ति से संबंधित विषय पर ली है। टॉपिक जो हमारा था पहली कक्षा का वह था शब्द शक्ति। हमारी दूसरी कक्षा का आज का विषय होगा काव्य रीति और काव्य गुण। खंड 1 की बात हम कर चुके हैं कि खंड 1 के लिए आप व्याकरण के लिए जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें एक पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो कक्षा 9 से 12 के लिए चलती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज बात करते हैं काव्य रीति और काव्य गुण की। काव्य रीति और काव्य गुण दोनों का एक साथ अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि जो काव्य रीति है और जो काव्य गुण है उन दोनों के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों का एक साथ अध्ययन जब हम करेंगे तो इनको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि जो गौड़ी रीति की विशेषताएं हैं वही ओज गुण की विशेषताएं हैं, जो वैदर्भी रीति की विशेषताएं हैं वही माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं और जो पांचाली रीति के गुण हैं वही प्रसाद गुण की विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीति शब्द कैसे बना है और रीति की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। रीति संस्कृत की रिंग धातु से बना है, उसमें 3 प्रत्यय लगने से, रिंग धातु में 3 प्रत्यय लगने के योग से रीति का निर्माण हुआ है, जिसका मूल अर्थ क्या होता है? मार्ग। व्युत्पत्ति पर किसका अर्थ क्या हुआ? मार्ग। रीति शब्द के अगर अर्थ को हम शब्दकोश के अनुसार देखते हैं तो कई अर्थ कई शब्द रीति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे मार्ग, पंथ, विधि, प्रणाली, शैली, पद्धति इत्यादि अनेक अर्थ रीति के शब्दकोशीय अर्थ के तौर पे ग्रहण किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं काव्य रीति की तो काव्य रीति किसे कहते हैं? किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जा रही है उसे हम काव्य रीति कहते हैं। रीति की परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन को। और इन्होंने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था इनका ग्रंथ था काव्यालंकार। काव्यालंकार में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, यह परिभाषा भी बार बार पूछी जाती है, विशिष्ट पद रचना रीति या विशेषो गुणात्मा, अर्थात कवि या लेखक के काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण या पद्धति ही काव्य रीति कहलाती है और इसका संबंध गुण से माना जाता है। काव्य को रीति की आत्मा मानते हैं और इसके प्रवर्तक आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा के रूप में इसे स्वीकार करते हुए रीतिरात्मा काव्य से कहा है। तो अब हम देखते हैं रीति, जो 3 प्रकार की रीति बताई है उनको और जो गुण हैं 3 उनको एक बार तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि रीति के कितने भेद किए गए हैं और किस किस ने रीति को कितने प्रकार से बांटा है। पहले इन दोनों का हम सम्मिलित तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। पहली हमारी जो रीति है जिसकी हम बात करेंगे वह है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओज गुण का प्राधान्य रहता है, अर्थात जो ओज गुण की विशेषताएं होती हैं वो हमें गौड़ी रीति में देखने को मिलती हैं। इसकी काव्यवृत्ति परुषा होती है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी जो काव्य रीति है यह परुषा होती है। इसमें वीर, विभत्स और रौद्र रस हमें देखने को मिलता है। रौद्र किस गुण में हमें देखने को मिलता है? यह ओज गुण में हमें लगभग देखने को मिलता है, जैसे ट, ठ, ढ, ढ, श और श जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं ये ओज गुण में मिलते हैं देखने को। और ये किस रीति के उदाहरण हैं? गौड़ी रीति के। तो हमें गौड़ी रीति और ओज गुण इन दोनों को एक साथ ध्यान में रखना है। वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण को एक साथ ध्यान में रखना है। पांचाली रीति और प्रसाद गुण को एक साथ ध्यान में रखना है। ओज गुण में यानी गौड़ी रीति में सामासिक पदों की प्रधानता होती है और इस वजह से यह जो है संस्कृत के जो सामासिक पद हैं उनमें अधिक काम में ली जाती है। परुष वर्ण काम में लिए जाते हैं, द्वित्व और संयुक्त वर्ण इसमें काम में लिए जाते हैं, जैसे मुंड, रुंड, प्रचंड ऐसे जो शब्द हैं ये हमें गौड़ी रीति में देखने को मिलेंगे और गौड़ी रीति में और ओज गुण में। क्यों?
क्योंकि जैसे ऐसे शब्द हिमाद्रि तुंग शुंग शे प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वम प्रभा स्वज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो। ऐसे जो शब्द हैं ये ओज गुण में और गौड़ी रीति में हमें देखने को मिलते हैं। ये ट ढ ढ ढ क्ष त्र ज्ञ और श्रेय जय जय मुंड रुंड ये ऐसे शब्द हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? गौड़ी रीति में। इन सब विशेषताओं को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं गौड़ी रीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनको। गौड़ी रीति क्या होती है? गौड़ी रीति में जो कठोर वर्ण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यह भी हमने देखा, ट ठ ढ और ढ ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ट वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त रीति मानी जाती है। और इसमें ओज जो गुण होती है उसकी प्रधानता होती है। और कहते हैं कि प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त की जाने की वजह से इसका नाम गौड़ी रीति रखा गया। इन सभी विशेषताओं को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं वैदर्भी रीति, जिसके लक्षण किससे मिलते हैं? माधुर्य गुण से, और इसे उपनागरिका भी कहते हैं। इसमें करुण, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कौन कौन से रसों की? करुण, शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता हमें यहाँ देखने को मिलती है वैदर्भी रीति में। जैसे माधुर्य गुण का कोई उदाहरण हम देखते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे कटि किंकिन में धुनि की मधुराई सांवरे रूप अंगल से पतपीठ भिये हुल से वनमाल सुहाई मात किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जनहाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री वर्ज दुल्ह देव सहाय। तो ये जो माधुर्य गुण के उदाहरण है ये है हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? वैदर्भी रीति में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक वो उदाहरण भी हम देखते हैं जिसमें राम को रूप निहारति जान की कंकन के नग की परिछाही यात सभी तुली सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। इस पद में संयुक्त अक्षरों और सामासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है। ट वर्गीय वर्णों के अंतर्गत केवल 2 जगह अल्पप्राण ट वर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये जो पद हमने बोला है यह सुकोमल है और यहाँ वैदर्भी रीति होगी। यहाँ सुकुमार और सामासिक पदों का सुकुमार पद होते हैं और सामासिक पदों का अभाव हमें देखने को मिलता है। रागात्मक भावों की अभिव्यंजना में यहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं पांचाली रीति की, तो यह रीति गौड़ी और वैदर्भी रीति के बीच की रीति है और इसे प्रसाद गुण के साथ हम जोड़ करके देखते हैं। इसकी जो वृत्ति होती है ये कोमला होती है। इसमें सभी रसों का प्रयोग किया जाता है और ना इसमें बहुत ज़्यादा सामासिक पदों की प्रधानता होती है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सामासिक पद नहीं होते, और सुकुमारता हमें यहाँ देखने को मिलती है। कुछ विशेष तथ्यों का आप ध्यान में रखेंगे कि गौड़ी रीति हम किसे कहेंगे? जहाँ ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली जो रचना होती है उसे हम गौड़ी रीति कहते हैं। वैदर्भी रीति मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित पद रचना होती है वहाँ वैदर्भी रीति के नाम से उसे हम जानते हैं। पांचाली जो रीति होती है इन दोनों के बीच की होती है और इसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से वैदर्भी विदर्भ देश की, गौड़ी गौड़ से संबंधित, और वैसे ही पांचाली जो रीति होती है वह पांचाल प्रदेश से संबंधित मानी गई है। वैदर्भी रीति के अगर हम गुणों की बात करते हैं तो यहाँ सुकोमल सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है। ट वर्गीय वर्णों का अभाव यहाँ हमें देखने को मिलता है। सामासिक पदों का भी पूर्ण अभाव देखने को मिलता है। श्रृंगार, हास्य और करुण रसों की रचना के लिए यह उपयुक्त रचना मानी गई है और इसमें माधुर्य गुण का प्राधान्य होता है। अगर हम बात करते हैं गौड़ी रीति की,
तो यहाँ कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सामासिक पदों और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ट वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यहाँ वीर रौद्र भयानक विभत्स रसों की रचना के लिए यह रीति उपयुक्त मानी गई है और ओज जो गुण है उसका प्राधान्य हमें यहाँ देखने को मिलता है। पांचाली रीति की अगर हम बात करते हैं तो पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी के चूंकि बीच की रीति मानी गई है, इसलिए इसमें संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों और ट वर्गीय वर्णों का कुछ मात्रा में प्रयोग किया भी जाता है। यहाँ सभी रस हमें देखने को मिलते हैं। श्रृंगार, हास्य और करुण तो मिलते ही हैं, इसके अलावा सभी रस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इन तीनों की विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे। और कुछ अन्य तथ्य जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रीति को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। वामन ने रीति को रीतिरात्मक आविष्य कहा है और इसके 3 भेद किए हैं। भामा और दंडी की हम बात करें तो इन्होंने रीति के 2 भेद किए हैं, वैदर्भी और गौड़ी रीति। अगर हम बात करें कुंतक की, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कुंतक ने रीति को क्या कहकर बताया है। रीति को इन्होंने मार्ग कहा है। और अगर बात करते हैं हम मम्मट की, तो मम्मट ने रीति को व्रति कहकर पुकारा है और इन्होंने भी इसके 3 भेद किए हैं। कुंतक ने मार्ग कह करके 3 जो भेद किए हैं उसमें सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग नाम दिया है। मम्मट ने व्रति कहकर पुकारा है और जो 3 नाम दिए हैं उनमें उपनागरिका व्रति, परुषा व्रति और सुकोमला व्रति नाम दिए हैं। अगर हम बात करते हैं रुद्रट की, तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है परीक्षा में। रुद्रट ने समास के आधार पर चौथी रीति की परिकल्पना की है और इसका नाम दिया है लाटी रीति। लाटी किसने दिया है? रुद्रट ने दिया है। राजशेखर और आचार्य श्रीपाद की अगर बात करें तो इन्होंने 2 रीतियां बताई हैं, मैथिली और मागधी रीति। आचार्य भोजराज की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक अन्य रीति की बात की है और उसका नाम है अवंती। इन सभी तथ्यों का आप ध्यान में रखते हुए रीति और गुण को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, वो वाले प्रश्न अगर आपसे करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपको इनकी एक की विशेषताएं, गुण की या रीति की जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप वो प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं काव्य गुण की। किसने कितने गुण बताए हैं और काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य गुणों की अगर हम बात करते हैं तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुणों की बात की है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, श्लेष, क्षमता, समाधि, कांति, उदारता, पद, सौकुमार्य और अर्थ व्यक्ति। अगर हम बात करते हैं भामह की, तो भामह ने काव्य गुण कितने बताए हैं? भामह ने 10 काव्य गुणों की बात की है और इन्हें स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रसाद, माधुर्य गुण की सर्वाधिक प्रशंसा की है। भामह के पश्चात दंडी ने भी भरत मुनि के अनुसार ही 10 गुणों की बात की है। अगर हम बात करते हैं वामन की, तो वामन ने 2 प्रकार के गुण बताए हैं, एक शब्द गुण और एक अर्थ गुण, और फिर इनके 10-10 भेद किए हैं। 10-10 भेद किए हैं और कुल इन्होंने 20 गुण स्वीकार किए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वामन ने कुल कितने गुण स्वीकार किए हैं तो 20, और अगर बात करते हैं कि शब्द गुण कितने बताए हैं तो 20 और अर्थ गुण कितने बताए, शब्द गुण कितने बताए हैं 10 और अर्थ गुण कितने बताए हैं 10, और कुल जो बताए हैं वो 20 बताए हैं, 10 और 10। अगर हम बात करते हैं भोजराज, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो भोजराज ने अपनी रचना सरस्वती कंठाभरण में 48 गुण बताए हैं। 24 शब्द गुण और 24 ही अर्थ गुण स्वीकार करे हैं। शब्द गुणों को इन्होंने बाह्य गुण और अर्थ गुणों को इन्होंने आभ्यंतर गुण कहा है। मम्मट की अगर हम बात करें तो इन्होंने काव्य प्रकाश में 3 गुणों की बात की है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। विश्वनाथ की बात करें तो इन्होंने भी 3 गुणों की बात करी है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओज गुण की। ओज गुण की क्या विशेषताएं हैं और ओज गुण के साथ हम कौन सी रीति को जोड़ते हैं? तो गौड़ी रीति को जोड़ते हैं। गौड़ी रीति में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी वो हमें ओज गुण में देखने को मिलेंगी। ओज गुण में ट, ठ, ढ, ढ, श, दीर्घ, ण और र, क्र, द्र और
ये वाले जो द्वित्व वर्ण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये ओज गुण की प्रमुख विशेषताएं हैं। ओज गुण ऐसी काव्य रचना होती है जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है। वहाँ हम क्या कहेंगे कि वह जो रचना है वह ओज गुण युक्त रचना मानी जाती है। गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षर, ट वर्गीय वर्ण, सामासिक पद, रेफ युक्त वर्ण, इन सब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं देशभक्ति वाले, वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ओज गुण में। जैसे हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये उदाहरण। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे हे रसारते हे द्रोण क्या है, द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना, होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना हो। ये जो देशभक्ति वाले उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ कौन से गुण की बात हम करेंगे? तो बात करेंगे हम ओज गुण की। भरत मुनि ने कहा इसे समासयुक्त, श्रवण कर्ण कटु और अर्थयुक्त। दंडी ने कहा समासयुक्त, वामन ने संयुक्ताक्षर श्लिष्ट पद, मम्मट ने वीर विभत्स रौद्र रस बताया, विश्वनाथ ने कठोर क्लिष्ट वर्ण संयुक्त अक्षरों की बात की। यहाँ द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, रेफ, लंबे लंबे समास, ये बात हम कर चुके हैं। हमें ओज गुण में देखने को मिलता है जहाँ हम गौड़ी रीति की बात करते हैं। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है यहाँ, और ये उदाहरण है जो ओज गुण के हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, अभी अभी हमने बात की, जहाँ हमें देशभक्ति से संबंधित रेफ वाले, ट वर्गीय, संयुक्ताक्षर, सामासिक पद, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, ये सब देखने को मिलते हैं। वहाँ हम क्या कहेंगे? ओज गुण की बात करेंगे। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, हिमाद्रि तुंग सुंग से मैं सत्य कहता हूँ सके, गिर गिर कर भी भूतल पर रुंड उठे, सिंहासन हिल उठे, ये सभी ओज गुण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण कहाँ होता है? माधुर्य गुण की जब हम बात करते हैं कि हमें श्रृंगार, करुणा और शांति से जब भाव उत्पन्न होते हैं, यानी हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली जो कोमल काल पदावली है, उससे युक्त जो रचना होती है वह माधुर्य गुण संपन्न होता है। वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, ट वर्गीय वर्णों, सामासिक पदों का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है। माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। यहाँ अत्यल्प प्रयोग हमें देखने को मिलता है। किसका? ट का, संयुक्त वर्णों का, सामासिक पदों का मिलता ही नहीं है, ना के बराबर मिलता है। और यहाँ हम श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत रस की बात करते हैं। जैसे बतरस लालचे लाल की, मुरली धरे लुकाय, सौह करे बोहनी हंसे, दिन कहे नट जाए, ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। यहाँ हमें कोमल कांत पदावली से युक्त रचना देखने को मिलती है। कहत नटत रिचत किजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात, ये माधुर्य गुण के उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। श्रृंगार व करुण रस की बात यहाँ हम करते हैं। लोकगीत, फाग गीत, मल्हार आदि में जो रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो माधुर्य गुण से ओतप्रोत होती हैं। यहाँ अनुनासिक वर्णों की अधिकता देखने को मिलती है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे अंग, नंदन आदि। विश्वनाथ ने इसे अंतःकरण द्रव्यभूत आनंद कहा, भरत मुनि ने कर्णप्रियता, श्रुति मधुरता, वामन ने समास रहित, भिखारीदास ने अनुस्वार ओ वर्णयुक्त कहा। उदाहरण देखिए, माधुर्य गुण के मंद मंद चढ़ी चलो जेत, ठीक इसी प्रकार पगली हाँ संभालने निरख सखिए, खंजन आए बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, रनित भृंग घंटावली, ये सभी किसके उदाहरण हैं? माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, ये उदाहरण हमें माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। पंचम वर्ण का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। हर्ष वर्ण और रे यहाँ होते हैं। ण को छोड़कर सभी जो पंचम वर्ण का भी आप ध्यान रखेंगे, पंचम वर्ण में ण को छोड़कर सभी वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रसाद गुण की, तो ऐसी काव्य रचना, प्रसाद गुण की बात अगर हम करें तो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात बहुत ज़्यादा हमें
उसके लिए अर्थ ग्रहण के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब बिना किसी विशेष प्रयास के ही स्वतः ही उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ स्वच्छता, स्पष्टता आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है ये है। तो प्रसाद गुण की बात हम क्या कर रहे हैं, और प्रसाद गुण की बात हम किस रीति के साथ कर रहे हैं? प्रसाद गुण की वैदर्भी रीति की किसके साथ करी थी? माधुर्य के साथ। और गौड़ी रीति की ओज के साथ, और प्रसाद की पांचाली के साथ, जहाँ हमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन देखने को मिलता है। सहजता, स्पष्टता और स्वच्छता का गुण प्रसाद गुण में हमें देखने को मिलता है। प्रसन्नता का भाव यहाँ होता है, और प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है। यह समस्त रचनाओं और रसों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बात की थी कि पांचाली रीति दोनों के बीच की होती है, और सभी गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दंडी ने इसे चित्त में उदय कहा, भिखारीदास ने मन रोचक, अक्षर परे कहा, मम्मट ने ईंधन, अग्नि, वस्त्र, जल, चित्ररस। ये जो अगर परिभाषा पूछ लेते हैं या शब्द देकर पूछ लेते हैं कि दंडी ने इसको क्या कहा, तो आप बता सकते हैं। अगर हम प्रसाद गुण की बात करें तो उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ये उदाहरण किसका है? प्रसाद गुण का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। मतलब इनका जो अर्थ है वो हमें वैसे ही समझ में आ जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। सांच बराबर तप नहीं, और गुरु गोविंदो कड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, ये सब प्रसाद गुण के उदाहरण है। रहीमन जिव्या बावरी, काज परे कुछ और है, काज परे कुछ और, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। यहाँ हमें स्वच्छता का भाव देखने को मिलता है। निराला की अगर हम कविता की बात करते हैं भिक्षुक की, तो उसमें प्रसाद गुण देखने को मिलता है, स्पष्टता देखने को मिलती है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया देख, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का कहलाता। तो आज की कक्षा में इतनी ही बात करेंगे हम। अगली कक्षा में अगला विषय लेकर के आएंगे। धन्यवाद।